आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बेधड़क में आज बात प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे की। 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अब वो 2 दिन के इजराइल दौरे पर जहां पहुंचे हैं तो तेल अवीव सबसे पहले वो पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पीएम मोदी 30 घंटे इजराइल में ही रहेंगे। तो इस दौरान इजराइल की संसद नेसेट को भी संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। और इसके अलावा भारत और इजराइल के हथियारों से जुड़ी हुई डील पर बातचीत की भी संभावना जताई जा रही है। अब इनमें ड्रोन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी शामिल बताए जा रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि भारत को इजराइल आयरन डोम टेक्नोलॉजी दे सकता है। वहीं भारत और इजराइल के बीच ड्रोन की खरीद और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग समेत कई बड़े रक्षा समझौतों पर सहमति बन सकती है। साथ ही कारोबार पर भी बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी ऐसे वक्त तेल अवीव पहुंचे हैं जबकि इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी, क्या पीएम मोदी के इजराइल दौरे से मिडिल ईस्ट पर कोई असर होगा? भारत और इजराइल के लिए ये दौरा क्यों खास होगा? आज इसी मुद्दे को लेकर के करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती कितनी दमदार है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के गर्मजोशी से स्वागत की तस्वीरें भारत और इजराइल के मजबूत रिश्तों को बयां कर रही हैं। भारत और इजराइल के बीच दोस्ती का नया अध्याय लिखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद इजराइल पहुंचे तो एयरपोर्ट पर इजरायली पीएम ने गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर इजराइल कितना उत्साहित है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ये तस्वीर इजरायली अखबार द यरूशलम पोस्ट की है। द यरूशलम पोस्ट ने पीएम मोदी के दौरे पर उनके स्वागत के लिए एक खास फ्रंट पेज छापा। फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ हिंदी में लिखा नमस्ते नजर आ रहा है। वहीं उसके बगल में हिब्रू भाषा में भी शालोम लिखा दिख रहा है, जिसका मतलब हेलो या नमस्ते है, मगर मूल इब्रानी भाषा में इसका अर्थ शांति भी होता है। इसके अलावा तेल अवीव की सड़कों पर तिरंगा नजर आ रहा है। साफ है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर इजराइल में जोश और उत्साह है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पर आए हैं, दूसरे वक्त आए हैं और हमें बहुत बहुत गर्व महसूस होता है कि वो हमारे इजराइल, हमारे फादरलैंड के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप रखते हैं और हमेशा ये रिलेशनशिप बढ़ती रहे और हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। हम बहुत सालों से इजराइल में हैं मगर हमारे दिल अभी तक हिंदुस्तानी ही है। मैं इसको दोस्ती के रूप में देखूंगी अभी तो, क्योंकि जैसे हालात है तो इजराइल और इंडिया की जो दोस्ती है वो वेरी स्ट्रांग होनी चाहिए है और होनी चाहिए। और एक्साइटेड हूँ मैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वेलकम करने के लिए ये अवसर हमारा एम्बेसी से मिला है। एकदम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एम्बेसी एंड इतना प्राउड फील और एक्साइटेड हूँ कि हमारा आने पर पीएम सर आ रहा है तो वेलकम के लिए हम लोग जेरूसलम तक आया। हम लोग का काम दूसरा साइड है, फिर भी हम लोग ये अवसर निकाल के ये हम लोग एक क्या बोलूं कि इमोशन। प्रधानमंत्री मोदी 30 घंटे इजराइल में रहेंगे। इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भारत और इजराइल के बीच डिफेंस डील होने की भी संभावना है। इजराइल भारत के साथ अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है। आयरन डोम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। रॉकेट और मिसाइल को हवा में खत्म करने में सक्षम है। एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर नष्ट करने में सक्षम है। इसकी रेंज 4 से 70 किलोमीटर तक की है। आयरन डोम की सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। आयरन डोम के साथ ही इजराइल से भारत प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल हेरोन MK2 मेल ड्रोन भी खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये ड्रोन 45 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, 470 किलोग्राम भार उठा सकता है और 35,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। हर मौसम में इसे ऑपरेट किया जा सकता है। ये दुश्मन की निगरानी कर सकता है। टारगेट पर सटीक हमला करने में ये सक्षम है।
भारत और इजराइल के बीच पहले से ही रक्षा संबंध मजबूत हैं और अब इसे आगे बढ़ाते हुए भारत में ही सैन्य उपकरणों के निर्माण पर फोकस करने की योजना है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्यापार और निवेश, एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मेहमानों का मैं तारुफ आप लोगों से करवा दूं। गौरी शंकर गुप्ता जी हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा भी जुड़ेंगी, विदेश मामलों की जानकार हैं आप। और साथ ही डॉक्टर अरॉन अब्राहम इजराइल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो एक एक करके मैं सभी मेहमानों का रुख करूं, उससे सबसे पहले मैं गौरी शंकर गुप्ता जी मैं आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि सर अब एक बड़ा सवाल जो जहन में ये आता है कि सर जब एक पॉलिसी की बातचीत होती है, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी इसे कहा जा रहा है, क्या ये वाकई इंडिया के लिए ये साबित होगा वेस्ट एशिया को लेकर के अगर हम ध्यान में रखें और स्पेशली अरब नेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, क्या ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण दौरा है? नमस्कार सुरभि जी, ये देखिए कि ये पॉलिसी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका बैकग्राउंड देखिए। अभी 2-3 सप्ताह पहले अरब विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में हुई थी। उसके कुछ दिन बाद यूएई के राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे आए थे और ईरान के साथ भी हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिलने के लिए गए थे और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और ईरान के विदेश मंत्री में बातचीत हुई थी। तो ये सब दिखाता है कि हमारा कांटेक्ट इन सभी अरब नेशनों से है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से है, ईरान से है और इजराइल से है, और इन सभी के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है वो सबके साथ अच्छे रिश्ते बना के चल रहा है और हम चाहते हैं कि एक्चुअली मैं मानना यह है कि मोदी जी ने जब इस अवस्था में, इस परिस्थितियों में वहाँ दौरा किया है, जबकि यूएसए और ईरान के बीच में बहुत तनाव बढ़ा हुआ है, तो उनका एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि किसी भी तरह से इस समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो और युद्ध को आगे नहीं बढ़ने। तो क्योंकि हमारा गल्फ कंट्रीज में और अरब देशों में बहुत बड़ा स्टेक है। गल्फ कंट्रीज में हमारे 2 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी भारतीय हैं, वहाँ पे वो रोजगार में हैं, वहाँ से वो रहते हैं, उनकी फैमिलीज वहाँ रहती हैं और वहाँ से वो अच्छा रेमिटेंस भी इंडिया को करते हैं। तो अगर कोई इंस्टेबिलिटी इस रीजन में होगी तो उनकी आजीविका के ऊपर असर पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि हमारा ट्रेड भी इस रीजन से करीब $30 बिलियन के करीब पूरा ट्रेड है। $30 बिलियन का ट्रेड बहुत बड़ा ट्रेड होता है, तो उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। फिर एनर्जी सप्लाई भी इस रीजन से बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो हमारी कोशिश ये है, ये इसको आप चाहे बैलेंसिंग एक्ट कहें, चाहे मल्टी अलाइनमेंट कहें, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि इस रीजन में शांति बनी रहे और जो भी समस्याएं हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से उनका निपटारा हो। तो ये हमारे इंटरेस्ट में भी है, ये उन सब देशों के इंटरेस्ट में भी है जो वहां पर हैं, और उस रीजन की स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट में भी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि मोदी जी का ये विजिट बहुत महत्वपूर्ण है और शायद इस विजिट की वजह से ये संभावना ज्यादा बनेगी कि डिप्लोमेटिक डायलॉग अमेरिका और ईरान के बीच में और हो, उसमें इजराइल का रोल एक्टिव रोल बने और कुछ अरब देश साथ में आए, गल्फ कंट्रीज साथ में आए और उसको डिप्लोमेटिक डायलॉग को आगे बढ़ाएं और जो अभी वार की सी एक स्थिति बनी हुई है उसको थोड़ा कमजोर किया जाए, ये मैं मानता हूँ इस संदर्भ में। इसके अलावा हमारे रिलेशंस इजराइल से आप देखते हैं कि कई तरह से बहुत घने संबंध है। एक तो डिफेंस सेक्टर में बहुत घने संबंध है, हम कई चीजें डिफेंस में उनसे ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी करीब करीब $7 बिलियन का एग्रीमेंट होने की आशा है, जो नए ऑर्डर्स प्लेसमेंट होंगे। आयरन डोम की आपने चर्चा की, आयरन डोम हमारे लिए बहुत अनिवार्य है क्योंकि छोटे टारगेट्स के लिए और जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज है वहां पे
S-400 इतना इफेक्टिव नहीं होगा और बड़ा महंगा पड़ता है वो। तो आयरन डोम उसकी जगह बहुत सस्ता भी होगा, इफेक्टिव भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, S-400 और आयरन डोम, जो हमें उसकी जरूरत है। हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में इजराइल की जरूरत है, क्योंकि हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं है और इजराइल के पास अच्छे ड्रोन टेक्नोलॉजी हैं। हेरोन एम ड्रोन जो है उनका बहुत अच्छी क्वालिटी का ड्रोन माना जाता है। तो हम उस कोलेबोरेशन करके हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, ये हमारे हित में होगा। इसके अलावा इजराइल के साथ हम इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक बहुत बड़ा कार्य काफी समय से कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कारगिल वार में भी उन्होंने हमको मदद की थी और वो प्रोसेस आगे बढ़ता रहे। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, ये हमारा प्रयत्न रहेगा। और एआई का उपयोग अभी मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और अभी आपने देखा हमारे यहाँ एआई समिट हुआ था, उसके बाद अब ये जो विजिट है उसमें ये डिस्कशन होगा कि एआई को डिफेंस टेक्नोलॉजी में कैसे इंटीग्रेट किया ठीक है जाए सर, क्योंकि आपने जिससे डिफेंस कि का वो जिक्र ज्यादा किया, इफेक्टिव हो सके। अब इसको लेकर के एक बार मैं जनरल साहब से मैं सवाल लेना चाहूंगी। संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो इसी बात को लेकर के आता है कि सर क्या फ्यूचर फोकस अब मिसाइल्स, आयरन डोम, एआई वॉरफेयर पर ही शिफ्ट होता जा रहा है क्या? क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत पावरफुल इमेज रही है इजराइल की डिफेंस सेक्टर के लिहाज से, क्योंकि उसने जितने अब तक जंग लड़े हैं और जिस तरीके से उसने उसमें महारत हासिल की हुई है, ये जो डिफेंस डील हो जाती है तो भारत के लिए वो ताकत दुगनी करने वाली बात होगी। तो क्या ये वाकई एक नैरेटिव सेट करने के तहत भी काम कर रहा है ये पूरा डील? देखिएगा सुरभि जी, जैसे राजा साहब बता रहे थे, ये लगातार जो चीजें हैं ये दोनों देशों के बीच में, मैं कहूँगा पिछले तकरीबन लास्ट मीटिंग 2017 में हुआ और 2014 से मैं कह सकता हूँ कि इंडिया और इजराइल के बीच में लगातार बहुत काफी फील्ड में इनोवेशन में हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, ड्रोन्स हुआ, साइबर सिक्योरिटी हुआ, स्पेस हुआ, क्वांटम कंप्यूटिंग हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, वाटर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्वेलेंस, स्पेस, सब इसमें, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, चाहे वो क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सीकर्स हैं, हेरॉन्स हैं, हेरॉट हैं, तो ये चाहे अपने मीडियम ऑल्टीट्यूड हाई एंड्योरेंस के हैं, लॉन्ग एंड्योरेंस के हैं, ये जितने भी हैं ये सारे के सारा मदद और प्रिसिजन अपने जो एम्युनिशन है, लॉइटरिंग एम्युनिशन है। तो इजराइल और इंडिया के बीच में अंडर वेरियस सेक्टर्स, वेरियस फील्ड में, और इतना ही नहीं, अपना बेल, उनके इंडस्ट्रीज, अपना डीआरडीओ, उनकी इंडस्ट्रीज, फिर इधर अपने टाटा एडवांस सिस्टम, भारत फोर्ज हुआ, अडानी हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, तो कहीं ना हर जगह पर पिछले तकरीबन दशक से भी ज्यादा बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा है। और जब हम बात करते हैं आयरन डोम जैसे सुदर्शन चक्र जब हम ला रहे हैं, तो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस प्रकार से हम लोगों ने पाकिस्तान की मिसाइल्स और ड्रोन्स को गिराया गया। तो अपने आकाश तीर है, रेडार्स है, S-400 है, इस तरह सारा का सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। और जैसे आप बता रहे थे कि जो उनका आयरन डोम है 90% तक मतलब कैपेबिलिटी टू एक्वायर, डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय है, 90%। और हम लोगों ने देखा कि 12 डे वॉर में जो 10% या 5% भी अगर मिसाइल्स और ड्रोन और स्वॉर्म ड्रोन और इतने सारे अगर मिसाइल ड्रोन हमला करे तो कहीं ना कहीं निकल के फिर नुकसान हो जाता है। इजराइल छोटा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, और उस भारत बड़े देश को सुदर्शन चक्र में करने के लिए इसलिए प्रधानमंत्री ने 2035 तक का वक्त दिया है। लेकिन ये टाइम टेस्टेड आयरन डोम है, गोल्डन डोम यूनाइटेड स्टेट्स अब बना रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू है। इजराइल में जो आयरन डोम है उसमें भी यूएस का काफी कुछ एक हद तक उनका कोलैबोरेशन है। तो जब हम अपना सुदर्शन चक्र बना रहे हैं तो उसमें कोई शक नहीं, ये सबका सब, स्पेस, सर्वेलेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, यूएवी, अपना ऑल द इनोवेशन जो है, मिसाइल्स हुए, क्रूज मिसाइल्स हुए, बैलिस्टिक मिसाइल्स हुए, उनके सीकर्स हुए, ये सारा का सारा मिलकर के, क्योंकि इजराइल जो है बहुत हद तक बहुत एडवांस्ड कंट्री है। आप जानते हैं किस तरीके से गिरा हुआ है, 1948 से लेकर के लगातार उनके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा होता है। तो इसको सबको देखते हुए मुझे लगता है बहुत अच्छा एक है। और दोनों जिस गर्मजोशी से आप देख रही हैं अपने प्रधानमंत्री का वहां पे रिसेप्शन हुआ है, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, मतलब वो गर्मजोशी देखने को मिलती है और वो ट्रांसलेट होती है।
इजराइल और हिंदुस्तान compete नहीं कर रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पूरे विश्व को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और अगर जैसे कह रहे रिश्ते जब अच्छे होंगे, और ये रिश्ते इस वक्त इन वेरी वेरी मैं कहूँगा वॉलेटाइल वर्ल्ड सिचुएशन, जहाँ पे आप देख रहे ईरान, यूएसए, इजराइल, यूक्रेन, रूस, सब जगह कहीं ना कहीं इतनी जबरदस्त लड़ाइयाँ हो रही है। इसके बीच में अगर अपने प्रधानमंत्री जिनकी दोस्ती अपने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ है, वो दोनों एक दूसरे को माय डियर फ्रेंड करके, माय डियर गुड फ्रेंड करके एक दूसरे को संबोधित करते हैं, ये दर्शाता है कि ये दोस्ती जो है जरूर विश्व में शांति लाने का प्रयास करेगी, और साथ साथ डिफेंस में तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत भी अब विश्व का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, तो मिलिटरीली ऑल्सो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अलायंसेस होने बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती रखनी बहुत जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। तो सब कुछ इस सारे संदर्भ में मुझे लगता है भारत और इजराइल की जो दोस्ती है वाकई रंग लाएगी। और जिस गर्मजोशी और जो हम लोगों ने देख रहे हैं दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में, दोनों देशों के बीच में, तकरीबन 70,000 उनके टूरिस्ट भारत में आते हैं। 70,000 टूरिस्ट सालाना आना एक बहुत बड़ा पैमाना है। तो उसमें तकरीबन सोल्जर, क्योंकि वहां पे तो सारे के सारे कंपलसरी रिक्रूटमेंट है, तो सबके सब 2 साल के ड्यूटी के बाद भारत में घूमने के लिए आते हैं। तो बहुत बड़ा एक ये है। तो दोस्ती और ये जो है, मुझे लगता है ये फायदा होगा, और भारत और इजराइल दोनों मिल करके विश्व में शांति बहाल करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ अब आपके पास। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट है। मैम, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जब इस तरीके के हम दौरे देखते हैं, खासतौर पर उस समय में जब अभी ईरान पर अटैक करने की कई बार प्लानिंग करता हुआ भी इजराइल नजर आया, और कई बार ये क्वेश्चन मार्क्स भी लगे कि शायद आज अटैक कर सकता है, कल अटैक कर सकता है, आने वाले समय में कभी भी अटैक कर सकता है इजराइल। इस दौरान जब भारत का दौरा हो रहा है वहां, तो फिर क्या ये मिडिल ईस्ट को एक संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि अब तक हमने देखा कि बहुत न्यूट्रल हमने रहने की कोशिश की है। बहुत लंबे समय से हमारा गजा के साथ भी अच्छा संबंध रहा था, फिलिस्तीनियों के समर्थन में हमने कई बार अपनी बात रखी भी थी, लेकिन फिर इजराइल के साथ जैसे जैसे संबंध मजबूत होते गए, सरकारों में बदलाव आया। विपक्षी दल भी यही पूछ रहा है, प्रियंका गांधी ने सवाल उठा दिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना क्या चाहते हैं, और अगर वो इजराइल के दौरे पर गए तो हम उम्मीद करेंगे कि नेसेट में जब वो संबोधित करे तो उस दौरान गजा में मारे गए लोगों का भी जिक्र वो करे। बिल्कुल सुरभि जी, नमस्कार, जय हिंद। आपने बहुत सही बोला। ये जो सवाल प्रियंका गांधी ने उठाया है कि मोदी जी करना क्या चाहते हैं, मैं इस डिबेट को बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन आपने ये बात कही, अगर उनको समझ ही आ जाए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करना क्या चाहते हैं, तो भारत विश्व गुरु कब का बन चुका होता, हम अपने 2047 के इस टारगेट को नहीं लेके चल रहे होते। देखिए, भारत हमेशा बुद्ध प्रधान देश रहा है, हम हमेशा शांति प्रिय देश रहे हैं, हम नॉन अलाइंड देश रहे हैं, और अभी आपने मल्टी अलायंस की बात करी थी, तो इस समय जो मल्टीपोलर वर्ल्ड चल रहा है, मोदी जी इस समय बिल्कुल एक, मैं कहूंगी, बारीकी से हर चीज अपना मल्टी अलायंस, भारत की प्राथमिकता को ऊपर रखते हुए मल्टी अलायंस, मल्टी स्ट्रैटेजी के तहत अपना वो सारे कदम बढ़ा रहे हैं। वो ना किसी से डायरेक्ट दुश्मनी लेते हैं, ना वो डायरेक्ट किसी में हस्तक्षेप करते हैं जब तक उनके अंदरूनी मामले होते हैं, लेकिन वो साथ साथ अपनी मैसेजिंग भी बहुत स्ट्रांग रखते हैं। जो मैसेजिंग उनको देनी होती है कि अपने किसी एक्शन के तहत ना वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका से लेते हैं, ना वो ट्रंप का डायरेक्ट जवाब देते हैं, लेकिन अपनी मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग रखते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें इजराइल के इस दौरे को, जिस टाइमिंग पे इजराइल का दौरा हो रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है 3 मुख्य बिंदु से, चाहे हम उसमें स्ट्रैटेजिक की बात करें, चाहे हम उसमें इकोनॉमिक की बात करें, चाहे हम उसमें रीजनल की बात करें। अभी तक मुझसे पहले जो 2 बहुत माननीय यहाँ पे हमारे गेस्ट रह चुके थे, वो सारा इंपॉर्टेंस मोस्टली सिक्योरिटी को दे रहे थे, क्योंकि वही सिक्योरिटी में ही चला आता है। जब अभी हम अपने डिफेंस बजट को देखें, वहां डिफेंस बजट हमारा इतना ज्यादा इस समय बढ़ाया गया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद
हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और साथ साथ अपनी वीकनेसेस भी बिल्कुल समझ में आ गई हैं। कहां पर हम अभी सुदर्शन चक्र नहीं अचीव कर पाए हैं, तो वहां पे कैसे आयरन डोम टेक्नोलॉजी हमारा साथ दे सकती है। और साथ में जब बैरक 8 की बात अगर हम कर रहे थे, तो बैरक 8 जब जैसे ब्रह्मोस है तो वो ब्रह्मपुत्र और मॉस्को के नाम से बना है, तो वो रशिया के साथ हमारी साठगांठ से ब्रह्मोस बना है। ऐसे ही बैरक 8 हमारे जो मिसाइल्स हैं, जो एयर एंड डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स हैं, वो हमारे इजराइल के साथ साठगांठ में बने हैं। तो इस समय जो बात हो रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के साथ, कि भारत का जो इस समय स्ट्रैटेजी है कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो हम डिफेंस के मामले में इस समय जो स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के मामले में वो एक बहुत अच्छी हम पहल कर रहे हैं। और आयरन डोम अगर प्रोक्योर होता है तो वो ड्रोन सिस्टम को और सब सिस्टम को जो कंट्रोल करने की जो बात होती है वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। और इकोनॉमिकली हम एशिया में इस समय सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इजराइल के। इस बात को यूजुअली हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो बार बार नेतन्याहू भी जिस बात को स्ट्रेस करते हैं, उनकी पार्लियामेंट नेसेट भी इस बात को स्ट्रेस करती है कि भारत को केवल एक बायर की तरह नहीं, भारत को अब एक सप्लाई चेन के माध्यम की तरह भी देखा जा रहा है। और सबसे अहम बात सुरभि जी जो इस समय उठकर आती है, वो आती है रीजनल कोऑपरेशन की, कि जो हम इस समय बात कर रहे थे कि अभी जो चर्चा भी हुई है कि हेक्सागन ऑफ अलायंसेस की बात एक नेतन्याहू ने छेड़ी है। हालांकि उन्होंने उसकी रूपरेखा अभी बहुत पूरे तरीके से साफ और स्पष्ट नहीं करी, ना उन्होंने कौन सी कंट्रीज जुड़ेंगी उसकी बात करी है। तो इजराइल इस समय एक बहुत छोटा देश होते हुए भी वहां पे वो गाजा पट्टी के अपने मसलों से तो उसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर ही रहा है। उसकी कितने समय से वो इजराइल पैलेस्तीन की लड़ाई आज की नहीं है, बहुत सालों से चली आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इधर अमेरिका और ईरान के जो हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, उसमें इजराइल बीच में एक सैंडविच की तरह होकर आता है, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर कार्रवाई करी अमेरिका ने ईरान के ऊपर, तो एकदम से जवाबी कार्रवाई इजराइल के ऊपर आ सकती है। तो इस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का वहां जाना, नेसेट को वो क्या संबोधित करते हैं कल, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उस पर हम दृष्टि बनाए रखेंगे कि क्या निकल के आता है, शांति के प्रति क्या विश्व आगे बढ़ने को अग्रसर होता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से। ये बहुत दिलचस्प रहेगा सुरभि, देखने वाली बात आगे। ठीक है दीप्ति मैम, मैं आपके पास लौटूंगी और अरुण सर के पास हम जाए उससे पहले एक खबर पहले अपने दर्शकों को जरूर बता दें कि पीएम मोदी के इजराइल दौरे के दौरान एयरपोर्ट का एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जब पीएम मोदी और नेतन्याहू की पत्नी सारा एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। तभी नेतन्याहू ने पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर के रंग और पत्नी सारा की ड्रेस के कलर की तारीफ की तरफ इशारा किया और इस पर पीएम मोदी ने कहा कि यस यस सैफरन। इस पर तीनों ठहाके लगा करके हंसने लगे। दरअसल पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर और नेतन्याहू की पत्नी सारा की ड्रेस के कपड़ों का रंग भगवा था। सुनिए एयरपोर्ट पर हुई बातचीत। Sarah, Mario. You do what you want. Look at the yes, Ellie. तो ये आपने एक बेहद मजाकिया अंदाज दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में देखा, लेकिन अब हम एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं और मेहमानों से रुख करते हुए हम कुछ और भी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अब मैं डॉक्टर आरोन अब्राहम जी आपका रुख कर रही हूँ। एक सवाल ये भी रहता है कि जब इजरायली पब्लिक की हम बात करते हैं, हमने देखा है कि भारत के लोगों के साथ में उनका बहुत लगाव रहा है हमेशा से। उस दोस्ती को इजरायल के लोग भी हमेशा देखते रहे हैं, महसूस करते रहे, और जब भी भारत के कोई लोग अगर इजरायल जाए या इजरायल से कोई भारत में आता है तो दोस्ताना संबंध दिखाई भी देता है, बहुत दिल खोल करके वेलकम किया जाता है। लेकिन सर, आज के वक्त, आज की स्थिति की हम जब बात करते हैं तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर दोनों देशों को कहा जाए, ये उचित होगा, या फिर इमर्जिंग पावर भारत को क्योंकि अब कहा जा रहा है, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। सबके लिए पैनल में जितने लोग भी हैं माननीय, सबके लिए इजराइल से शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। देखिएगा, 1947-48 से जब से भारत बना है, जब से इजराइल बना है, इजराइल हमेशा हमेशा भारत के साथ है।
एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक हमारे व्यक्तिगत और जैसे भी आप पब्लिक के रिलेशंस की अगर आप बात करेंगे, तो इजरायली जो अपनी आर्मी ख़त्म करके वहाँ 3-3, 6-6 महीने के लिए वहाँ जाते हैं भारत में, तो उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत होता है। भारत के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम दर्शाते हैं। और जो इजराइल के ये बच्चे हैं 19, 20, 22, 23, 24 साल के वहाँ रहते हैं, इतना सेफ महसूस करते हैं कि उनको वहाँ किसी तरह का कोई डर नहीं है। क्योंकि दूसरी किसी कंट्री में अगर हम लोग जाएं यहूदी होने के नाते, वहाँ पे जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, अगर उनको पता लग जाए कि ये इजराइल का है, और आपको पता होना चाहिए नीदरलैंड और फ्रांस में जितने भी ये मैचेस हुए हैं, मकाबी वगैरह, और कितने जो ये परफॉर्मर्स हैं, डेथ टू आईडीएफ, डेथ टू इजराइल, ये गाने जो हैं वो मंच पे ओपनली गाते हैं जी। उसके अगर अगर आप उनके उसके कंपैरिजन में अगर अपन भारत की बात करें, तो इजरायली बहुत ही ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट वो जगह मानते हैं भारत को। और 1 या 2 महीने नहीं, कई लोग तो वहाँ 9-9 महीने, 6 महीने से लेके 1 साल तक रह के आते हैं। करसोल और ये क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक गोरखपुर के पास एक जगह है जहाँ बॉर्डर है, वहाँ पे इनफैक्ट आई शुड नॉट डिस्कस दिस, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है जहाँ पे इजराइल के सिक्योरिटी वाले लोग और भारत के सिक्योरिटी वाले लोगों ने वहाँ पे एक सेंटर बनाया है। और ये जो वहाँ चाइना का जो वहाँ का जो बॉर्डर है उसकी सर्वे करते हैं इजराइल की। ये जो आपका जो वो कौन सा हेरॉन M2 ड्रोन है ना, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्यरत है वहाँ पे। तो ये देखिएगा कि व्यक्तिगत हमारी उसमें हम 15-17 साल से यहाँ रह रहे हैं। और एक और बात, हम आपको बहुत बहुत, हम हमेशा कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद भारत के लिए, क्योंकि जो ये आपकी जो बात है, जो आपकी जो कल्चर है आपका, अतिथि देवो भव वाला, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, वो अभी आप लोग अच्छे से अभी भी फॉलो हो रहा है भारतीय संस्कृति में। और इसकी यही है वजह है कि इजरायलियों का, और जब जैसे जो इजराइल के लोग जो वापस आके हमसे मिलते हैं ना यहाँ इजराइल में, तो वो यही शेयर करते हैं, जैसे ही हम डिस्क्लोज करते हैं कि हम इजराइल से हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा केयर मिलती है, इतना ज़्यादा अटेंशन मिलता है, इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है कि दे डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। तो ये देखिएगा, ये हमारी अपनी जो सांस्कृतिक और इसमें, और ये जो वेलकमिंग वाला जो कल्चर, वो इजराइल का भी है। हमारे जो पूर्वज जो यहूदी धर्म के जनक माने जाते हैं इब्राहिम, वो भी इसी एग्जैक्टली स्वागत वाले ही उस पर, वो भी उनका भी वही कल्चर था। और उनके हमारे वो पूर्वज हैं, तो उस वजह से हम भी उनको यही फॉलो करते हैं। तो वो आचार्य अतिथि देवो भव वाला सिस्टम यहाँ पे भी है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन वो डिफेंस पैक्ट की। आयरन डोम तो इजराइल को बहुत बचाया आयरन डोम ने, और अगर भारत, हमारे ख्याल से अगर भारत लेना चाहे तो इजराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको देने के लिए। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जो आयरन, जो क्या बोलते हैं, आयरन बीम, जो अपनी लेजर बीम वाला जो सिस्टम है ना, वो उन्होंने बिल्कुल सक्सेसफुली, और वो इंस्टॉल भी कर लिया है इजरायली एयरफोर्स में, उसको दे दिया गया है। तो ये जो अगर किसी एक मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने में 40-50,000 डॉलर्स का जो एक्सपेंस होता था, अब वो $4 और $5 पर वो हो जाएगा। इन्होंने, इजराइल के लोगों ने इसमें बहुत बड़ी सफलता पाई है। और हमारी ख्याल से अभी आयरन डोम की बात हो या ना हो, लेकिन भविष्य में हमें ये लगता है कि नेतन्याहू जी और मोदी जी इसके ऊपर भी बात करेंगे कि भाई ठीक है, आयरन डोम दे दो, इसको भी आप दे दो। जैसे इनका हेरॉन M2 वाला भी इन्होंने शायद अपने भारत में 4 खरीदे हैं, 4 हैं हमारे पास, इजराइल से 4 दिए गए हैं। हमको ज़्यादा ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही वैसी सिक्योरिटी वाली बात है। तो ये इसमें अब जहाँ तक इसकी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस की जो बात होती है ना, इसमें कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि भारत और इजराइल कितने गहरे उसमें इनके संबंध हैं इस मामले में। ये हमारे राजनयिक भी बैठे हुए हैं, डिफेंस वाले भी, हमारे कुलकर्णी जी हैं और गुप्ता जी भी हैं, हमारे ख्याल से हमसे ज़्यादा इनको मालूम होगा। लेकिन डिफेंस की जो बात होती है उसमें इजराइल और भारत बहुत ही ज़्यादा, और अभी एक और ये बहुत अंदरूनी बात है कि इस वाले वॉर में जो इजराइल ने भारत को जो टेक्नोलॉजी दी थी, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी के लिए और सारे
सब पूरे ग्रुप के लिए, पूरे उसके लिए हम इजरायलियों की तरफ से और हमारी तरफ से हम बिल्कुल धन्यवाद कहते हैं मिलियन टाइम्स, कि वो जो ये ड्रोन्स वगैरह जो है ना बहुत सप्लाई किए इस वॉर के दौरान। और ये इनफैक्ट ये ओपनली नहीं हुआ, कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन जिन जिन को पता है उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। लेकिन इस क्रिटिसिज्म के बाद भी भारत इधर उधर नहीं डिगा और इसराइल का हमेशा साथ देता रहा। और इसी की यही वजह है कि मोदी जी आज इसराइल में हैं। और इनका असली में क्या है, ये मिस्टर नेतन्याहू की विजिट थी भारत के लिए, लेकिन अब वो इसराइल जो है ना इट्स गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम अभी जो है। क्योंकि क्या है, अगर छोटा सा भी अटैक अमेरिका से होता है, अमेरिका करता है ईरान के ऊपर, तो उन्होंने थ्रेट किया है ईरान के लोगों ने, मतलब ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये इन बातों के ऊपर, ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे ख्याल से मिस्टर नेतन्याहू ने ये सोचा हो कि मोदी जी आप ही आ जाओ। अब इन दोनों जन की जो राजनयिक जो मित्रता है वो अलग है, लेकिन इनकी एक व्यक्तिगत मित्रता भी है। जैसे कि वो आपने बताया ना, वो क्लिप बताई वीडियो की, मोदी जी मैडम सारा नेतन्याहू से डायरेक्ट बात कर रहे हैं और भगवा, और उनके ऊपर भी उनका कमेंट है। तो इनका राजनयिक मित्रता तो है ही, लेकिन इनकी एक व्यक्तिगत मित्रता भी है। बिल्कुल। तो उन्होंने देखिएगा, अभी जो इसमें कोई समिट हो रहा था हमारे इसराइल में, उसमें लास्ट वीक में उन्होंने बता दिया था कि किसी को पता नहीं था, भारत के मीडिया को भी पता नहीं था कि मोदी जी इसराइल आएंगे, लेकिन उन्होंने नेतन्याहू जी ने वहां डिक्लेयर कर दिया था कि मोदी जी आ रहे हैं। तो अब हमारी जो इस लेवल की जो मित्रता है, व्यक्तिगत, राजनयिक, या जो भी डिफेंस, या जो भी कहिए, ये बढ़ेगी और बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हमारा कॉमन एनिमी है। और देखिएगा एक और बात है कि कभी कभी भारत जो है ना टू स्टेट सोल्यूशन पे या टू स्टेट उस पे वो इसराइल के अगेंस्ट में वोट कर देता है, लेकिन इसमें इसराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी हमारी बन रही है, जितनी भी हमारी चल रही है, हम निभाएंगे। इसराइल की तरफ से भी, मिस्टर नेतन्याहू की भी तरफ से, उनकी व्यक्तिगत दोस्त मित्रता और राजनीति ये चलेगा, और ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ ना तो हम विल बी लॉजर्स, बोथ ऑफ अस। ठीक है। अब मैं एक बार फिर से, अब गौरीशंकर सर मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि सर जब राजनयिक से ये सवाल लेना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि टर्म्स की हम बात करते हैं दो देशों के बीच में कि किस तरीके के ये स्ट्रैटेजिक मूव है या फिर डिप्लोमेटिक मूव है, या हम इसे ये कहें कि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को और बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में सर जानना ये बहुत जरूरी है कि जो इंडिया और इजराइल का टाई अप था 1992 से जो चला आ रहा है, वो हमने देखा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत तो डिप्लोमेटिक लेवल पर हुई, लेकिन क्या आज की जो पार्टनरशिप की स्थिति है भारत और इजराइल के बीच में, क्या हम इसे बहुत एम्पावरिंग तौर पर देख सकते हैं? इसे पार्टनरशिप 2.0 नाम दिया जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सुधार हुए हैं, उस दोस्ती को हमने बढ़ते हुए देखा है। और इसके अलावा या फिर हम ये कहें कि एक ऐसा स्ट्रैटेजिक मूव है भारत और इजराइल के बीच में जो संबंध मजबूत होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में अब एक बार फिर यूएस इलेक्शंस पर भी ये असर डाल सकता है। ये मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी के बैकड्रॉप में जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस को कैसे चेंज कर रहा है, ये इस पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो क्या हम इसे इस नजरिए से देखें, ये मुलाकात, ये दोस्ती, ये संबंध जो और मजबूत होते चले जा रहे हैं? सुरभि जी, हमारा और इजराइल का संबंध अब स्ट्रेटेजिक रिलेशन से भी बियॉन्ड चला गया है जी। इसको आप सुपर स्ट्रेटेजिक रिलेशंस कह सकते हैं। बड़े इंटीमेट रिलेशंस हैं। अभी जैसे अब्राहम साहब ने बताया कि पर्सनल लेवल पे भी हैं, राजनीतिक लेवल पे भी हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी हैं, डिफेंस फील्ड में भी हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में भी हैं, और इंटेलिजेंस शेयरिंग के फील्ड में भी हैं। मेरे को ऐसा लगता नहीं कि इतने डीप रिलेशन भारत के किसी और देश के साथ में है। मेरे को तो ऐसा नहीं महसूस होता है एज ए डिप्लोमेट, क्योंकि जो इंटीमेसी जो है हमारे दोनों देशों के बीच में है, वो पब्लिक के बीच में भी है, राजनयिक के बीच में भी है, और हर फील्ड का जो आयाम है जिस हमारे कोऑपरेशन का, उसमें है। तो इसके अलावा मेरा मानना यह है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसका रिलेशन गल्फ कंट्रीज से, अरब कंट्रीज से, ईरान से और इजराइल से सबसे अच्छा है, और सबको मेल जोल के डिप्लोमेटिक संभावनाओं को आगे बढ़ा सकता है। जैसे आपने देखा कि यूक्रेन के स्थिति में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने
प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की और प्रेसिडेंट पुतिन से बात की। यहाँ पर भी ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तीनों चारों जो पक्ष हैं इसमें, प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी बात कर सकते हैं, खमेनी से भी बात कर सकते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से भी बात कर सकते हैं, अरब देशों से बात कर सकते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से बात कर सकते हैं। ये सिर्फ भारत की कैपेबिलिटी है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि है और सब लोग ये मानते हैं कि ये युद्ध के विरोध में है, शांति का एक बहुत बड़ा लैंप लेके आगे बढ़ता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन किसी दूसरे देश को खतरा पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, इजराइल की भी सुरक्षा बढ़े, क्योंकि इजराइल को धमकियां देते हैं कि आपका एग्जिस्टेंस ही होना नहीं चाहिए। तो वो चीज भी गलत है ना। इजराइल को इतनी तरह की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट 48 से मिल रही हैं और उसके बावजूद इजराइल अपनी दृढ़ता के साथ खड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन भारत के लिए भी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एलिमेंट इसमें है, वो है टेररिज्म का। आप देखिए हमास, हुती और हिजबुल्ला, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईरान के द्वारा फंडेड हैं। अब हमारे ईरान से अच्छे रिलेशन है, उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं ईरान को कि आप इनसे फंडिंग का प्रोसेस जो है वो बंद करिए, जिससे कि शांति की स्थापना हो सके। और उसी आयाम को देखते हुए हमारे यहाँ पाकिस्तान से कितने अटैक होते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसमें हमारी एक सिमिलैरिटी है कि उस डिफेंस सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे इजराइल आतंकवादी संगठनों से निपट रहा है, उसी तरह से हम भी आतंकवादी संगठनों से हमारी बॉर्डर पे निपट रहे हैं, और उसमें हम एक दूसरे को कोलेबोरेट कर सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, और वो सहयोग चल रहा है। सर माफी के साथ मैं यहाँ आपको टोक रही हूँ। सर जैसे आपने शांति की बात की, आपने शांत माहौल और युद्ध को दरकिनार करने की बात की। सर एक मैसेज हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। हमने देखा कि जब रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी उस वक्त भी, और मध्यस्थता करने की बात बार बार ट्रम्प करते रहे थे, और उस वक्त भी जब उनकी बातचीत हो रही थी यूक्रेन वॉर को लेकर के, तभी भी ये कहा गया था, इस बीच में भी प्रधानमंत्री ने एक मैसेज पास किया था और कहा था कि ये बुद्ध का युग है, ना कि युद्ध का है। उस शांति पर आप विचार कीजिए। वो मध्यस्थता करने का प्रयास वहां भी रूस और यूक्रेन के बीच में कराया गया था। क्या इस दौरे के तहत में, जहां तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हो सकती है, क्या हम ये मान करके चले कि वो मैसेज देने का प्रयास एक बार फिर इजराइल के पीएम को करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मेरे को लगता है बिल्कुल करेंगे। उस समय राष्ट्रपति पुतिन को कहा गया था कि ये दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार। तो एग्जैक्टली वही वर्डिंग से मेरे को लगता है कि वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ भी होगी और शायद अमेरिकन के साथ भी हुआ होगा। इसीलिए डिप्लोमेटिक डायलॉग को और स्पेस देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वार होगी तो बहुत अस्थिरता आएगी। आप देखिएगा पूरे रीजन में, पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा गल्फ कंट्रीज में जो है बहुत अस्थिरता आएगी, और उससे कई देशों को प्रभावित कर सकती है वो। और हमारे लिए तो बहुत ज्यादा प्रभाव होगा उसका, क्योंकि हमारे 2 करोड़ नागरिक गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, वो वहाँ पे कार्य करते हैं, वहां से रेमिटेंसेज भेजते हैं। हमारा ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो करीब 30 अरब डॉलर, 30 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है इन कंट्रीज के साथ। हमारी जो एनर्जी सप्लाई का जो सिस्टम है वो बहुत गहरा इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब अगर वार होगा तो ये सब चीजें डिस्टर्ब होंगी। पर भी चर्चा हो सकती है, एफटीए पे भी हो सकती है, लेकिन देखिए हमारा जो रूटीन ट्रेड है इजराइल के साथ वो करीब 7-8 बिलियन डॉलर का है। तो बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, लेकिन यस उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन इजराइल की अपनी लिमिटेशन है, उनकी पॉपुलेशन कम है, कंट्री छोटा है, तो उनके आयात निर्यात के लिमिटेशंस है। लेकिन डिफेंस फील्ड में उसमें इतनी लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि डिफेंस में इजराइल का एक्सपीरियंस बहुत गहरा है। 48 से वो आतंकवादी संगठनों को झेलता आ रहा है, इसलिए डिफेंस फील्ड में उनकी बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ गहराइयां हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में हमारे साथ बहुत गहरे संबंध हैं, आपको पता है, इरिगेशन सिस्टम में, सोइल के उसमें, और नई नई फसलों को पैदा करने में ये बहुत ही गहरा प्रयोग इजराइल ने किया हुआ है। क्योंकि इजराइल में वाटर की समस्या रहती है, सोइल की फर्टिलिटी कम है, लैंड भी कम है, तो वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी करते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है,
तो वो इन चीज़ों से हम काफ़ी उनसे सीख रहे हैं और आगे आगे और टेक्नोलॉजी हमारे देश में वहाँ से आ रही है। तो इन फील्ड्स के अंदर हमारा कोऑपरेशन बढ़ेगा। मैं मानता हूँ कि ये जो विजिट 9 साल बाद हो रहा है प्रधानमंत्री जी का, इसमें कई नए आयाम जुड़ेंगे। कल जब ज्वाइंट कम्युनिटी आएगी और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो अपन देखेंगे कि कई नए आयाम उसमें जुड़े हैं और जुड़ के रहेंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि इस पूरे रीजन में शांति बनी रहे और इजराइल के एग्जिस्टेंस को भी खतरा नहीं हो, और दूसरी तरफ जो गल्फ कंट्रीज है उनमें भी किसी तरह का अशांत वातावरण और इंस्टेबिलिटी पैदा नहीं हो, क्योंकि ईरान उन देशों में भी इंस्टेबिलिटी करने की तैयारी कर रहा है। आप जानते हैं जैसे बहरीन है, बहरीन में शिया पॉपुलेशन काफी है और वो वहां पे इंस्टेबिलिटी कर सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अच्छा यही होगा कि डिप्लोमेटिक डायलॉग से ये सारा समस्याओं का समाधान निकल जाए। लेकिन ईरान को थोड़ा झुकना पड़ेगा इसमें। ईरान अपनी एडमेंट पोजीशन के आधार पे आगे नहीं बढ़ सकता। ईरान जानता है कि उनके सैंक्शंस लगे हुए हैं और वो न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी कर रहा है। वो एक अच्छा चीज नहीं है। उनको थोड़ा झुकना चाहिए इस पे। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के ऊपर भी थोड़ा सा कर्ब लगाना चाहिए और थोड़ी इंटरनल फ्रीडम भी लोगों को देनी चाहिए। इतना रिप्रेसिव जो उनका सिस्टम है वो अच्छा नहीं है देश के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से आएंगी और इजराइल को जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देते हैं वो भी उनको नहीं देनी चाहिए। ये क्वेश्चंस सबके सब रिजॉल्व होने चाहिए और एक लॉन्ग टर्म शांति का प्रक्रिया उसमें उस रीजन में आनी चाहिए। ठीक है सर। सुरभि जी। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अब मैं संजय कुलकर्णी सर का रुख कर रही हूँ। सर, अगर डिफेंस लिहाज की हम बात करते हैं और यहाँ तक कि हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की भी बात करें, जब दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत होते जा रहे हैं, हर मुद्दों पर चर्चा हो रही है, हर सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है, खासतौर पर डिफेंस को लेकर, तो सर ऐसे में क्या हम ये मान करके चले कि इंडिया और इजराइल का जो अब ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा, ऐसे में मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा, डिफेंस एक्सपोर्ट को भी और बूस्ट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सुरभि जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और इजराइल के बीच के जो संबंध बढ़ेंगे। We have to remember there are no permanent friends, there are no permanent enemies, there are permanent national interests। और आज की तारीख में इजराइल का भी नेशनल इंटरेस्ट है और भारत का भी नेशनल इंटरेस्ट है। पाकिस्तान क्या बार बार बोलता है, ये हमारी तो चीन के साथ दोस्ती है समुद्र से गहरी और हिमालय से ऊंची। इजराइल के साथ हम ब्लू सिक्योरिटी के साथ साथ हम समुद्र में हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े फिश प्रोडक्शन कंट्री है। 8% ऑफ द वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन भारत का इजराइल के संबंध रख करके होता है। इतना ही नहीं, चांद में है हम लोग, जॉइंट अनमैन्ड है क्राफ्ट जो चांद में जाता है उसमें भी इजराइल के साथ हमारा कोऑपरेशन है। तो हमारी दोस्ती, हमारी जो डिफेंस के डील में, चाहे वो प्रिसीजन इक्विपमेंट में हो, प्रिसीजन एम्युनिशन में हो, ड्रोन में हो, ड्रोन में हो, बरात में हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के दोनों के बीच में सदियों से लगातार कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके हम लोगों के बीच में है। और खासकर लेजर को लेकर के, जैसे अब्राहम साहब बात कर रहे थे, लेजर को लेकर के इसमें बहुत जबरदस्त भारत भी प्रोग्रेस कर रहा है, इजराइल भी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। तो देयर इज सो मच ऑफ स्कोप बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। और ये जो है ये किसी भी मजहब या किसी के बरखिलाफ नहीं है, ये दोनों देशों के अपने फायदे के लिए है। जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ये नीच टेक्नोलॉजीज है, बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजीज है। इनोवेशन में इजराइल बहुत आगे है। तो जब हम लोग, और हमारा सॉफ्ट पावर स्किल बहुत ऊंचा है, हमारा हार्ड स्किल बहुत अच्छा है, हमारे पास पूरे विश्व का सबसे यंगेस्ट डिविडेंड है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज कंसर्न। तो बहुत कुछ इजराइल को भारत से लेने में है और भारत को इजराइल से लेने में है। क्योंकि इजराइल को अपने आप को रखने के लिए, जैसे बादल साहब बार बार कह रहे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, क्योंकि वो बार बार जब कहते हैं रिवर टू द सी, पैलेस्टीनियंस विल बी फ्री, तो ये जो बातचीत करते हैं उसको देखते हुए चाहे इजराइल ने सबके साथ अच्छी दोस्ती बनाई है। और बिल्कुल ये डिफेंस सेक्टर में अगर डील होती है तो हम उम्मीद यही करेंगे कि गेम चेंजर साबित हो जाए भारत के लिए भी,
कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर और भारत और चाइना के बॉर्डर्स को भी उस तरीके से भारत मजबूत कर सके और ये गेम चेंजर साबित हो। बहरहाल सर, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए अब मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बात आप सबने रखी, हमारे सवालों के जवाब दिए। एम्बेसडर गौरी शंकर गुप्ता जी, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़े। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े। और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ी। डॉक्टर अरुण अब्राहम जी हमारे साथ इजराइल से जुड़े हुए थे। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। और बेधड़क में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।